हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं DSR फॉर यू। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आप लोग वीडियो आगे चला कर देख रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो भी प्रश्न उपलब्ध करा रहा हूँ उसके मैं उत्तर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो देखने में ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, एक बार ही आपको देखना है और आपको मैंने बोला है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको उससे क्या होगी, आसानी होगी। और यदि एक बार आप मेरे साथ ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो उससे आपके कुछ उत्तर तो वैसे भी मैं ही आपको याद करा दूंगा। यदि आप वीडियो को बढ़ा के देख रहे हैं तो उससे आपका ही नुकसान है। तो दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को आप देखें तो आप पूरा देखें। और हाँ, इसको यदि आप स्क्रीनशॉट ले के रखते जाएंगे, उसको लिख लीजिएगा कॉपी में। वो प्रश्न उत्तर आपके बहुत काम के हैं, जो भी मैं दे रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन बहुत काम के हैं। और हाँ बच्चों, एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न पत्र 9वीं क्लास का हिंदी का। तो सबसे पहला प्रश्न जो है इसमें आएगा निबंध रचना। तो निबंध आपको मालूम है 250 शब्दों में लिखना है। मेरे हिसाब से ये 3 निबंध आप जरूर पढ़ लीजिए। विज्ञान के चमत्कार, स्वच्छता अभियान, मेरा प्रिय खेल। तो इसमें आपको कैसे क्या करना है, प्रस्तावना से उपसंहार तक बहुत अच्छे से जमाना। जैसे ये साहित्य और समाज के लिए प्रस्तावना लिखना है, फिर साहित्य समाज का संबंध लिखना है, समाज का साहित्य पर प्रभाव बताना है, साहित्य का समाज उत्थान में योगदान और उपसंहार। कम से कम 6 से 7 पॉइंट आप जरूर लिखें। जैसे राष्ट्रीय पर्व आ जाए यदि तो प्रस्तावना लिखना है आपको, राष्ट्रीय पर्व का अर्थ बताना है। अब धार्मिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व में अंतर बतलाना है, प्रमुख राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से उनका नाम बतलाना है, राष्ट्रीय पर्व का आयोजन कब किया जाता है, राष्ट्रीय पर्व से हमें लाभ क्या है, और उपसंहार। कम से कम आप 6 से 7 पॉइंट जरूर लिखिए निबंध में यदि आपको अच्छे नंबर पाने हैं। और ये पॉइंट आप ब्लैक पेन से डालें, हेडिंग बहुत ही अच्छे से, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। ब्लैक पेन और ब्लू पेन, 2 पेन का आप यूज़ कीजिए एग्जाम में, उससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। फिर पत्र लेखन, दूसरा प्रश्न आएगा। तो पत्र लेखन में आपको स्पष्ट पत्र में क्या है, जैसे श्रीमान लिखने में 1 नंबर, संबोधन में, विषय लिखने पे 1 नंबर मिलते हैं। फिर विनम्र, ये पूरा जो आपका मैटर रहेगा बीच का, ये लिखने पे 2 अंक हैं। और लास्ट में आप धन्यवाद लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और दिनांक डालेंगे, तो वहाँ पे आपको 1 अंक। तो ये पत्र लिखने का पूरा प्रारूप 5 अंक रहते हैं पत्र लेखन में। तो आपको आवेदन पत्र है जो, उसमें कैसा लिखना है, प्रति श्रीमान प्राचार्य महोदय। फिर विषय लिखना है कि छुट्टी के लिए या जो भी है, सेक्शन चेंज, तो आप उसको अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। एक और दूसरे पत्र लेखन का प्रारूप हम देखेंगे, जैसे कि ये आपको पिताजी को पत्र या मित्र को पत्र लिखना, तो इसमें कैसे संबोधन डालते हैं, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, बड़ों के लिए। यदि मान लो आपके बराबर के हैं, फ्रेंड हैं, तो उसके लिए प्रिय या अनुज डलेगा। फिर आप अभिवादन करेंगे, फिर पूरा आप उसका सारांश लिखेंगे विषय वस्तु की। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मेरे विद्यालय में ये हुआ वो हुआ, जो भी आपको पत्र लिखना है उस टाइप से आपका पूरा जो विषय वस्तु लिखेंगे, इसमें 2 अंक मिलेंगे। और अंत में आपको क्या करना है, अपना नाम डाल देना है, प्रेषक का नाम, तो उसमें 1 अंक। तो इस तरीके से 5 अंक। फिर अगला प्रश्न बनेगा आपका अपठित गद्यांश का, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। तो इसमें कैसे रहते हैं अंक विभाजन। तो सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है, उसमें 1 अंक रहते हैं। फिर उसमें लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं जो सॉल्व करने पड़ते हैं हमें। तो प्रथम लघुत्तरीय प्रश्न में 1 अंक है, द्वितीय में 1 अंक है, और सारांश लिखना पड़ता है पूरे गद्यांश का या जो भी पद्यांश आता है उसका, तो उसमें आपको 2 अंक मिलते हैं। इस तरीके से जो अपठित गद्यांश या पद्यांश आता है उसमें आपको 5 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से लिखना है। बार बार बोलूँगा, ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज़ करें, हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से, आंसर लिखिए। अब मैं जीवन परिचय बता दूं, मेरे हिसाब से जो ब्लैक पेन से लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर और विद्या निवास मिश्र, शरद जोशी मैंने ऐड किया था, उसे काट दिया, ये इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र देख लीजिएगा। कवि परिचय आ सकते हैं मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत और मीराबाई का, 3 ये तैयार कर लीजिएगा। तुलसीदास भी आप देख सकते हैं। अब लेखक परिचय और कवि परिचय किस तरीके से लिखना है, तो सबसे पहले आपको इनकी 2 रचनाएं लिखनी हैं। सबसे पहले दूसरा पॉइंट रहेगा भाषा का, तीसरा पॉइंट रहेगा शैली का, ठीक है, लेखक परिचय में, और चौथा रहेगा साहित्य में स्थान। कवि परिचय में 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। देखिए यहाँ कुछ मैंने परिचय दिए हैं, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी का, तो इसमें इनकी 2 रचनाएं लिख दी गई हैं। फिर भाव पक्ष लिख दिया गया है, फिर कला पक्ष लिख दिया गया, और फिर लास्ट में साहित्य में स्थान। बच्चों, एक चीज़ और सुन लो कि साहित्य में स्थान, अब हर कवि या लेखक है, अच्छे व्यक्ति ही हैं, तो साहित्य में स्थान यदि आपसे ना बने तो आप क्या लिखते हैं कि इन कवि का हिंदी साहित्य में विशेष योगदान है, इसे इन्हें
विशेष स्थान दिया गया है। ये लिख के आप साहित्य में स्थान टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद लेखक परिचय में आप देख सकते हैं, जैसे ये आया तो इसमें आप रचनाएं लिख दें, किसी का भी आ जाए तो 2 रचनाएं लिख दीजिए। भाषा लिखिए, शैली लिखिए। अब भाषा में बिल्कुल कॉमन सी चीज़ की शुद्ध साहित्यिक भाषा, शैली लिख दीजिए कि इसमें अलंकार छंद का प्रयोग। साहित्य में स्थान वही, फिर से वही चीज़, फिर अपठित बोध। तो अपठित बोध के लिए हमने बताया आपको कैसे कि देखिए अपठित बोध इसलिए दोबारा दिया क्योंकि एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, तो वही पॉइंट है उन्हें में भी। तो गद्यांश और पद्यांश कैसे लिखना है उसका मैंने सेटअप आपको बतला चुका है, ध्यान से इसको लिखिएगा। फिर कुछ प्रश्न देख लेते हैं एक वाक्य के, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 24 घंटे मालूम है। पहला संकल्प क्या होना चाहिए? पुस्तक का यथार्थ मूल्य किसमें निहित है? अंबर कलंक किसे कहा गया है? ये पूरे प्रश्न लिखे हुए हैं, लाइन से आप देख सकते हैं। एक एक नंबर के प्रश्न हैं, इनको आपको पढ़ना है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी इसका मुझे आप बतला सकते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री ये है, नीचे उत्तर भी हैं इसके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? रामचरितमानस तो मानस साहलाष्ण तो तुलसीदास, ठीक है ना। और रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने। चंद्रबरदाई प्रसिद्ध खालिस्तान कवि थे, कैसे थे? वीरगाथा काल के कि भक्ति काल के? ये पता होना चाहिए आपको, वीरगाथा काल के थे। ज्ञान मार्ग की भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास की तुलसीदास। तो कबीर ने ज्ञान की बात बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। हिंदी साहित्य को खालिस्तान का स्वर्णयुग, किसका स्वर्णयुग कहा गया? आपको पता होगा। मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ है? राम रूपी धन के कृष्ण रूपी धन, आपको पता होना चाहिए। कृष्ण और सुदामा आपस में क्या थे? सहपाठी के पड़ोसी, नॉर्मल सी बात है, सहपाठी थे। तो बहुत ही कॉमन प्रश्न हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें देख सकते हैं। फिर सही जोड़ी आ जाएंगी। मेरा नया बचपन किसने लिखी है? घर की याद किसकी है? पंचवटी के रचयिता कौन है? देवसुधा क्या है? सच है महज संघर्षी। ये पूरे मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आप इनके उत्तर खुद ढूंढ लीजिएगा, आपके पास जो भी जिस प्रकार की भी गाइड है उसमें आप ढूंढ लें और इन्हें आप तैयार कर लें। बच्चों फिर से बोलें, वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको फ़ायदा हो रहा तो मेरा भी फ़ायदा हो। मुझे अच्छा लगता है यदि आप लाइक करते तो मेरा हौसला बढ़ता है। फिर से रिक्त स्थान, वन पर्वत और खालिस्तान का आपस में अटूट रिश्ता है, ठीक है। फिर ऐसे ही है जैसे 8वां नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर खालिस्तान में रहते थे। कहाँ रहते थे? शांति निकेतन की सेवाश्रम, आपको पता होना चाहिए। 10वां है एक कुत्ता और एक मैना खालिस्तान विधा व्यंग है कि संस्मरण है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे 13वां है झुंड में चलना और झुंड में चढ़ना, यह किसका काम है? जानवरों का, बैल बकरी का, भेड़ भैंस या भेड़ का, तो आपको मालूम है। फिर सही विकल्प, सर्वव्यापक पक्षी किसे कहा जाता है? मैना, तोता, मोर या कौआ? तो कौआ हर जगह पाया जाता है। कौआ है। उधार लेने वाला व्यक्ति जीवन में क्या रखता है? आस्था रखता है, अनास्था क्या रखता है? तो जीवन में जो भी रखता है आपको पता होना चाहिए। अतिथि के आने पर खालिस्तान की अनुभूति होती, कैसा लगता है? आनंद होता है, गुस्सा आती है, निराशा आती है, या खेद और निराशा दोनों आता है? तो आनंद तो किसी को नहीं आता है, घर में मेहमान आ जाए आनंद थोड़ी देर के लिए आता है, और फिर हताशा आती की भीड़ बढ़ गई। फिर गंगा नदी की जिंदगी होती है कैसी? कावेरी, गोदावरी, यमुना या चंबल? फिर इसके बाद है जैसे 12वां नारियल वृक्ष है उष्णकटिबंधीय। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने जो दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, अंत में इनके उत्तर भी उपलब्ध हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, और उत्तर लास्ट में मैं दे के रखा हूँ, तो आप उन उत्तरों को नोट कर लीजिएगा। ये दिख रहे हैं आपको, उत्तर आ गए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये विकल्प आपके लिए काम के हैं। बड़े घर की बेटी कहानी की रचयिता कौन है? तो इसमें से आपको कवि जो हैं, जो भी लेखक हैं पाठ के, उनके नाम जरूर लिख लें। जिस पाठ के जिसने भी लिखा हुआ है उनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा। हिंदी हमारी हैंड राइटिंग पे सबसे अच्छे नंबर दिलाती है, तो सबसे पहले तो कॉपी में काटा पीटी आप कम करें और अच्छे ढंग से उत्तर लिखें, उससे आपका बेनिफिट होगा, नंबर अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। 5वां है जैसे ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे, इसमें किसने कहा था? ये मनोहर विश्वेश्वर कवीश्वर या जीवन? तो छोटी सी बात है, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा आसानी से। फिर है अगला है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। फिर खालिस्तान है, मनोहर के पिताजी का क्या नाम था? कृष्णदास या रामजी दास? मैं इनके उत्तर आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मैं आपको केवल प्रश्न बता रहा चाहता हूँ। यदि मैं इनके उत्तर भी एक्सप्लेन करूँगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे भी हिंदी
हमारी भाषा कहलाती लैंग्वेज के IMPs निकालना बहुत कठिन बात होती, फिर भी मैंने लिखे हुए हैं। PDF के अलावा भी मैंने हाथ से खुद लिख करके ढूंढ के आपको बतलाए हैं। ये सत्य है, देख लीजिए इनको आप उधार लेना एक कला है। सत्य की असत्य सत्य बात है भैया, हर कोई उधार नहीं ले पाता है। फिर जैसे 11वां नदी बहती रहे निबंध के निबंधकार विद्या निवास में सत्य है कि असत्य है, तो इसका क्या है, असत्य है। इस तरीके से फिर है एक शब्द में उत्तर। मानवता का विकास किससे बाधित हुआ है, किससे, हिंसा से, मारकाट से, ठीक है। वन सुरक्षा का दायित्व किसका है, प्रजा और शासक का। विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक धर्म की पताका पे क्या लिखा होगा, सहायता करो, ये सब। अब आए व्याकरण खंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने जो प्रश्न निकाले हैं वो आपके सामने यहाँ पे हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, इसकी विशेषताएं बतानी है। अलंकार क्या है, इसके प्रकार और अनुप्रास और यमक अलंकार, स्पेशली अनुप्रास और यमक जरूर पढ़ लीजिएगा। निबंध की परिभाषा, निबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकार, आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर। फिर रस की परिभाषा बतानी है, रस क्या होता है, तो किसी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। इसके प्रकार बताने हैं। रस के प्रकार क्या है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था पिछले वीडियो में। श्रृंगाक, वीरो, भवी, असावा, पूरा पॉइंट नोट कर लेंगे, पूरे रस याद हो जाएंगे। फिर स्पेशली श्रृंगार, हास्य, वीर रस, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, उदाहरण सहित इनको ही पूछा जाता है अधिकतर। फिर उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, ये पढ़ लीजिएगा। छंद किसे कहते हैं, नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक किसे कहते हैं, इसके तत्व बतलाने हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा, रिपोताज से आप क्या समझते हैं। कहानी, उपन्यास में अंतर। उपन्यास के तत्व एवं दो उपन्यासकारों के नाम। कहानी के तत्व एवं इसकी परिभाषा, कहानी क्या है। फिर वीर गाथा काल और रीतिकाल की विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो मालूम होगा आपको कितने भागों में बांटा गया है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में अंतर। आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। अभी भी मैंने कुछ उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर दोहा और चौपाई में आपको छंद को सावधान समझाना है, तो मेरा आप पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य, महा मतलब महान, ठीक है, तो बड़ा काव्य होता है वो महाकाव्य कहलाता है। खंड काव्य क्या है, छोटा काव्य, कई खंडों से मिलकर बना होता है, वो खंड काव्य कहलाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर। तो ये व्याकरण खंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको बतला दिए। व्याकरण खंड से ये आ सकते हैं। इनके अब हम उत्तर देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हैं, जैसे कि ये भी आ सकता है, भक्ति काल की 4 विशेषताएं बताइए। तो भक्ति काल मतलब भक्ति रहती थी, तो साकार और निराकार, ईश्वर को महत्व मिलेगा। भक्ति होती थी, पर रहस्य छुपा होता था ईश्वर में, तो रहस्यवादी कविता, शांत रस की प्रधानता रहती थी। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीर गाथा काल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत काम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम रीति काल की विशेषताएं। रीति मतलब श्रृंगार वगैरह है ना, तो श्रृंगार रस की प्रधानता रहती थी। लक्षण ग्रंथ रहते थे, इनके कवि जो रहते थे इनका आचार्यत्व सिद्ध कर रचना रहती थी। भाव पक्ष की अपेक्षा कला पे, कला मतलब श्रृंगार, इस पे बहुत जोर रहता था, और इसकी प्रमुख भाषा क्या थी, ब्रज, ठीक है। फिर आदिकाल की विशेषताएं ये भी आपके सामने प्रस्तुत है। फिर यहाँ पे कहानी उपन्यास में अंतर। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता। कहानी में एक घटना होती है, उपन्यास में अनेक घटनाएं होती। कहानी में पात्र कम होते, उपन्यास में अधिक पात्र होते। नाम से इस पर छोटा नाम, छोटी चीजें, ठीक है। फिर एकांकी, नाटक में एकांकी जिसमें एक अंक हो, एकांकी में केवल एक अंक होता, नाटक में अनेक अंक होते। एकांकी में छोटी रहती कथा वस्तु, नाटक की कथा वस्तु बड़ी होती है, विस्तृत होती है। एकांकी में पात्र भी कम रहेंगे, छोटी कहानी तो पात्र कम, नाटक में पात्र अधिक होते हैं। दीपदान लिखते हैं ना राम कुमार वर्मा की। फिर महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पढ़ लीजिएगा। बेसिकली मैं जितने भी प्रश्न दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। महाकाव्य क्या होता है, इसमें 8 सर्ग होते, देखिए दूसरा पॉइंट, और खंड काव्य में 1 सर्ग। महाकाव्य का नायक कैसा होता, शांत स्वभाव का, धीर चित्त, उदार और महान, जैसे भगवान श्री राम। खंड काव्य में क्या होता है, इतना कोई आवश्यक नहीं है। फिर इसमें अनेक छंद होते हैं, इसमें केवल एक ही छंद होते हैं। 5 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा कम से कम इसके, क्योंकि 5 नंबर या 4 नंबर का प्रश्न आता है ये, ठीक है। फिर है रस। तो रस क्या है, किसी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से श्रोता के मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। रस के कितने अंग होते, 4 अंग। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब रस के अंग हैं ये, इनके भी कुछ अंग होते हैं, जैसे विभाव के होते हैं आलंबन, उद्दीपन, ये आपको मैंने चार्ट के माध्यम से बतला दिया है। फिर आलंबन उद्दीपन के क्या हैं, आलंबन के हैं आश्रय और
विषय, इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। रस के प्रकार आपको पता होने चाहिए। रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, करुण वीर रस क्या है? उत्साह, शांत रस का निर्वेद होता। 10वां रस होता वात्सल्य रस, जिसे हटा दिया गया है आजकल। तो आपको बेसिकली 9 रस पढ़ लेने हैं। आगे देखते हैं, इससे एक छोटी सी चौपाई के माध्यम से ये अलंकारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना। जिस प्रकार नारी की सुंदरता को गहने बढ़ाते, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार हो तो शब्द अलंकार कैसे हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार है, फिर उभय अलंकार भी दे दी गए। इसकी एक कविता बनाई है मैंने कि बार बार एक वर्ण जो आए, वर्ण मतलब शब्द, बार बार एक वर्ण जो आए। अनुप्रास की भाषा, जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, चा चा चा, है ना, तो ये अनुप्रास अलंकार। फिर यमक क्या है? तो यमक से आप याद रखना नमक, तो नमक से याद रखना कनक, तो कनक में क्या है? कनक कनक तैसो गुनी मादकता अधिकार। फिर श्लेष, श्लेष मतलब होता चिपका हुआ, तो जैसा है रहीमन पानी राखिए। अतिशयोक्ति मतलब अति कर दें कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है ना। इस प्रकार से चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। सासी से, ये शब्द जहाँ मिल जाए यहाँ उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। अब निबंध की परिभाषा ये दे दी गई है, निबंधकारों के नाम दे दिए गए हैं यहाँ पे, और नाटक, कहानी, उपन्यास के तत्व। तो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला है। निबंध की परिभाषा तो आपके सामने लिखी है। निबंध क्या है? वह रचना जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छता पूर्वक अपने विचारों और भाव को सजा देता है, वो निबंध कहलाती। निबंध के 4 प्रकार हैं। कथात्मक निबंध होते, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। 2 निबंधकारों के नाम और प्रमुख रचनाएं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, और प्रताप नारायण मिश्र, जिनके हैं बुढ़ापा, भौं, दांत और परीक्षा। अब नाटक, उपन्यास और एकांकी के तत्व, तो इन चारों चीज के, नाटक, कहानी, उपन्यास और एकांक, इन चारों के यदि आपको याद करने थे, एक सूत्र याद कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, क्या है? कपास दे भाव, का से कथानक, पा से पात्र परिचय, सा से संवाद या कथोपकथन, ठीक है, दे से देशकाल व वातावरण, भा से होता है भाषा शैली, और ऊ से होता है उद्देश्य। कौन कौन से? कथानक, पात्र परिचय, संवाद, देशकाल व वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। बेटा मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, वीडियो को आप पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हाँ, इसको आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके आपको मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, तो आपको उससे फ़ायदा होगा। अब आप देखें, एक और चीज़ लिखी लास्ट में कि अभिनय तत्व जो होता है वो एकांकी और नाटक के लिए होता है, क्योंकि इसका रंगमंच पर मंचन किया जाता है, और यह आपको पूरे को अच्छे से पढ़ लेना है। कौन सा सूत्र है? कपास दे भाव। यदि आ जाए आपको नाटक के तत्व बताने, तो भी ये लिख दो, कहानी के तो भी ये, उपन्यास आ जाए तो भी ये, और एकांकी आ जाए तो भी ये लिख सकते हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? पर ये इंग्लिश का वर्ड होता है जो रिपोर्ट, उससे रिलेटेड है ये रिपोर्टाज। रिपोर्ट में क्या किया जाता है? कोई भी रिपोर्ट को या किसी घटना को लिखा जाता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी भाषा की रिपोर्ट लिखी जाती है थाने में, आपको मालूम है। तो क्या लिखा जाता है? पूरी घटना की, सर यहाँ पे ये हुआ, मेरे घर चोर घुसा था, ये किया वो किया, उसी प्रकार से। तो इसमें क्या है? रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट से इसका निकट का संबंध है। रिपोर्ट जो होती है वो समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है। आंखों देखी घटना पर ही रिपोर्टाज लिखा जाता है, ठीक है। रिपोर्ट आंखों देखी बताता है व्यक्ति की चोर घुसा था, ये हुआ वो हुआ। अब हम लिखेंगे कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो जिसमें ये है, पन्ना कौन थी, सुंदरवन किसे कहते हैं, सर्वव्यापक पक्षी किसे कहते, कौवा को हर जगह मिल जाता है उसे सर्वव्यापक पक्षी कहते हैं। पृथ्वी हिंसा से क्यों भरती जा रही है, जिंदगी में लगाने वाली पूंजी कौन सी है, कौन सी पूंजी जीवन में लगानी चाहिए, तो परिश्रम, मेहनत, ठीक है। फिर नैसर्गिक नियमों को क्या कहते हैं। फिर वृंद के अनुसार मूर्ख विद्वान कैसे बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। सच्चे मित्र की क्या पहचान होती, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। सच्चे मित्र की क्या पहचान है कि वही हमारा सच्चा मित्र है जो हमें बुराई से हटाकर अच्छाई की ओर प्रेरित करे, दुख में हमारे साथ में रहे, ये सच्चे मित्र की पहचान है। मीरा के नेत्र क्यों दुखने लगे, किसकी आस देखते हुए,
भगवान श्री कृष्ण की राह देखते हुए विभीषण रावण से बार बार क्या विनती करता, क्या कहता है कि आप माता सीता को वापस लौटा दीजिए, भगवान श्री राम से क्षमा मांग लीजिए। पैसा बोने से कवि का क्या आशय है, पैसा बोने से क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहता है पैसा बोने से, आपको पता होगा, इनके उत्तर आपको मालूम होंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं, देखिए हिंदी मैं बार बार बोलना चाहूँगा, हिंदी एक विस्तृत भाषा होती है, इसमें इम्पॉर्टेंट निकालना बहुत कठिन बात होते हैं। इम्पॉर्टेंट हिंदी के निकालना और इंग्लिश के निकालना, इंग्लिश में तो आप निकाल भी लेते हैं अंग्रेजी में, मगर हिंदी में थोड़ी कठिनाई जाती है। बच्चों बहुत मेहनत से मैंने ये प्रश्न निकाले हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। और हाँ, मेरी मेहनत को सार्थक करते हुए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए मैंने आपको सोशल साइंस के भी इम्पोर्टेंट दिए हैं और लगातार मैं दे रहा हूँ, आगे आने वाले प्रश्नों में भी मैं आपको दे दूंगा इम्पोर्टेंट आगे सब्जेक्ट्स के। मगर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। अगला है, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपने देखता है, किस प्रकार के सपने देखता, हमेशा अच्छे सपने देखेगा। साहस व्यक्ति मतलब परिस्थितियों से वो घबराता नहीं है। आपको हिंदी में हमेशा भाषा का चयन सोच समझ कर करें, अपनी भाषा में नहीं लिख देना कि अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में कि साहसी मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना है, अच्छी भाषा में। ठीक है, प्रमोद अपनी बहन की विदा क्यों कराना चाहता था, श्रेष्ठ व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है। अब तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप, अच्छा हाँ, उत्तर लिखें तो उत्तर शब्द ब्लैक पेन से डालें, मैं बार बार बोलूँगा, अच्छे से लिखें, दूर दूर लिखें, साफ शब्दों में लिखें। हिंदी में हैंड राइटिंग में सबसे अच्छे नंबर मिलते हैं, तो इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, कॉपी में गड़बड़ गुदागादी ज़्यादा नहीं की है, उसको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये प्रश्न देख लीजिएगा आप। श्रेष्ठ व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है, ढिढोना किसे कहते हैं, स्वयं जातवन किसे कहते हैं। स्वयं जातवन क्या होते हैं, जो स्वयं उग जाते हैं वो स्वयं जातवन होते हैं, खुद से ही उत्पन्न हो जाते हैं वो स्वयं जातवन कहलाते हैं। ठीक है, फिर चित्तौड़ का कुलदीपक कौन था चित्तौड़ का कुलदीपक, आपको मालूम है, ये पन्नाधाय वाले पाठ से लिया गया है। ठीक है, फिर बहू की विदा एकांकी किस समस्या पर आधारित है, बहू की विदा तो आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न उत्तर आप तैयार करने से पहले एक बार पाठ को पूरा पढ़ लें बहुत अच्छे से। आपकी वैसे भी जो व्याकरण की जो गाइड वगैरह दी जाती है उसमें पाठ का सारांश मिल जाता है, तो पाठ पढ़ने आपको प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं। हिंदी में हमें याद नहीं करना पड़ता, हिंदी को हमें पढ़ लो एक बार, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, अपने आप सब बन जाएगा। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। जीवनलाल ने कमला की विदा करने से मना कर दिया था, है ना। नदियाँ हमारे जीवन के किस पक्ष को समृद्ध करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर है, लहरों पर तैरने वालों को क्या मिलता है, इसको कर लीजिएगा। काम के प्रश्न हैं, सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पढ़िए और आगे बढ़िए। फिर से बोलूँगा, हिंदी में हैंड राइटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो बहुत अच्छे से आप प्रश्नोत्तर लिखें। बच्चों, चैनल पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप एक लाइक बस तो दबाना है बेटा, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। कुछ लोग डिसलाइक कर देते, मेरे को ये समझ में नहीं आता है डिसलाइक करने से आकर उनको क्या मिला। अब मैं लाइक और डिसलाइक का फैक्ट ये बताऊँ, लाइक करने से होता ये है कि यदि कोई वीडियो को देखता है तो उसे लगता है कि वीडियो उनके काम का है, तो वो देखने लगता है लाइक देख करके। और यदि आप डिसलाइक कर देते हो तो वो ये सोचता है इसमें कुछ नहीं है, बकवास है, तो वो आगे बढ़ जाता, वीडियो नहीं देखेगा। तो बच्चों, आप अपना फ़ायदा ले रहे हैं तो दूसरे का भी फ़ायदा होने दीजिए। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों यारों मित्रों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। फिर बेनी माधव सिंह के पिता ने गांव में क्या बनवाया था, है ना। श्रीकंठ का चेहरा कांतिहीन क्यों हो गया, ताई कहानी का उद्देश्य बतलाना है। मनोहर व रामेश्वरी का क्या रिश्ता था, आपको एक्सप्लेन करना है। अब आखिरी हिस्सा हमारा बचा है इस प्रश्न पत्र का, जो हम बताना चाहते हैं वीडियो में आप देखें। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से आप एक बार देख लीजिए, आपको ज़रूर बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं और उनके कुछ उत्तर भी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो बच्चों, यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न पत्र बहुत जल्दी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, देखते रहिए DSR फॉर यू। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।